हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। अब इनको लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है ये? एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कि ये कंडीशन स्टेट की जाती है कि हमारी कंपनी कौन से बेसिस पे इनकॉर्पोरेट हो रही है, और कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। ये डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो कि कंपनी के राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। इसको हम एक तरह से, ये किस तरह वर्क करता है, बाउंड्री वॉल फॉर अ कंपनी। अगर कोई भी एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेगा तो उसे कंपनी की फुल नॉलेज मिल जाएगी कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है या वो कंपनी किस चीज़ की है। क्या मेन एम क्या है इसका, कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कुछ अदर पर्सन है जो कि कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, उनको कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ की नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट है कंटेंट और क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किस में आते हैं? सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। एवरी कंपनी मस्ट हैव द 6 क्लॉजेज इन इट्स मेमोरेंडम। फर्स्ट है नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। आइए इनको पढ़ते हैं एक एक करके। नेक्स्ट है नेम क्लोज। इसमें क्या चीज़ होएगी? नेम स्टेट किया जाएगा बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। ये चीज़ ज़रूरी है। क्यों? सिर्फ उसके नाम से, कंपनी का नाम है, उसकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चलती, बल्कि वो एक सिंबल है पर ये कंपनी की एग्जिस्टेंस का। कंपनी को फुल इंडिपेंडेंस है कि वो अपना नेम सेलेक्ट कर सके, पर उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या है? मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में वो नेम गलत नहीं होना चाहिए, और वो पहले से नाम रजिस्टर भी नहीं होना चाहिए, वरना वो ऑब्जेक्शनेबल होगा। नेक्स्ट है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स। कंपनी का कोई भी नाम हम किसी राजा, रानी, क्वीन, रॉयल या किसी स्टेट के ऊपर नहीं रख सकते। इवन जो इंडियन नेशनल फ्लैग है हमारा, उससे रिलेटेड भी हम उसका यूज़ भी नहीं कर सकते, कहीं उससे रिलेटेड भी कोई नेम नहीं रख सकते हम। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में लिमिटेड वर्ड मेंशन होना चाहिए, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सिचुएशन क्लोज। इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होएगी? स्टेट के बारे में। क्या? नेम ऑफ दैट स्टेट इज मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। उस स्टेट का नेम मेंशन होना चाहिए जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लोज ओनली, जो jurisdiction ऑफ द कंपनी, डोमिसाइल एंड इट्स नेशनलिटी फिक्स्ड होती है। इसी से हमको पता चलेगा वो फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी है। कंपनी का फुल एड्रेस इधर मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेशन के टाइम। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनको रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 30 डेज़ के अंडर कि उनका ऑफिस कहाँ पे रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लोज पे, ऑब्जेक्ट क्लोज। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इस क्लोज में क्या मेंशन है कि कंपनी के एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्यूचर कंपनीज एस्टैब्लिश आर स्टेटेड, कि कंपनी के एस्टैब्लिश होने का रीज़न क्या है। ये कंपनी की पावर्स को डिफाइन करता है ये क्लोज।
कंपनी कोई और बिजनेस नहीं कर सकती अगर उसने वो चीज़ एक क्लॉज में मेंशन नहीं करी गई है। सो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेन ऑब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट्स में क्या है, कंपनी को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि वो उसके कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेटेड हुई पड़ी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, किससे रिलेटेड है वो। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्टिव्स। अगर फ्यूचर में कोई भी नीड अराइज हुई कि उन्हें ये चीज़ भी ऐड करनी है अपनी कंपनी में, तो वो चीज़ भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे अगर कंपनी का कोई अलग बिजनेस है और वो कुछ और भी स्टार्ट करना चाह रही है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी उन्हें। और जहाँ भी उसका बिजनेस है, वो सब कुछ भी कौन सी स्टेट में है, इनको मेंशन करना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट इन विच दे वुड अटेन इट्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। अब दो तरह से लाइबिलिटी डिस्कस करी गई है, दैट इज़ लाइबिलिटी बाय शेयर्स और लाइबिलिटी बाय गारंटी। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या चीज़ है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो वहीं तक सीमित होती है जितने शेयर्स उन्होंने अलॉट कर रखे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक पर्सन ने शेयर्स खरीदे, 5 शेयर खरीदे, 500 रुपीज़ ईच, सो कितने के बने, ₹500 के बने। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। सो अगर कंपनी आगे फ्यूचर में वाउंड अप होती है, तो वो उनकी लाइबिलिटी इससे ज़्यादा पे करने की नहीं है। वही आ जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। अगर किसी शेयर होल्डर ने एक चीज़ की गारंटी दी है, मतलब शेयर्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ के साथ गारंटी भी इंक्लूड होएगी, सो उसको उस हद तक वाइंडिंग अप के टाइम वो अमाउंट उनको देना पड़ेगा, वो उस चीज़ के लिए लायबल हैं। जैसे कि कंपनी अगर अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाती, जो मेंबर्स ने गारंटी दे रखी है, तो उनके जितने शेयर्स हैं उतने के लिए वो लायबल तो है ही, बट साथ के साथ जितनी उन्होंने गारंटी दी थी उसके लिए भी वो लायबल हैं। उनको इतना अमाउंट फिर पे करना पड़ेगा जितना उन्होंने अपनी गारंटी ले रखी है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन की जाए कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है और उसको कितने में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि शेयर कैपिटल है कंपनी की 10 करोड़, तो उसको कितने में डिवाइड किया जाएगा, 1 करोड़ शेयर्स ₹4.10 ईच। तो इसमें ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी तरह के शेयर्स हैं, बट ये ज़रूर मेंशन करना ज़रूरी है कि उनको कैसे डिवाइड किया गया है। कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट इशू शेयर्स बियॉन्ड इट्स रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल। कंपनी ने जितना मेंशन कर दिया है उतनी ऑथराइज कैपिटल जितना ही वो शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये लास्ट क्लोज है जिसमें कि पर्सन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपनी इंटेंशन को कंपनी को एस्टैब्लिश करने की। कैसा होता है वो जो वो साइन करते हैं इस एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज को, जैसे वी द फॉलोइंग पर्सन्स हुज नेम्स एंड एड्रेस आर मेंशन्ड बिलो आर डिजायर्स ऑफ बीइंग formed into company in pursuance of this law, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite over respective names। ये प्रॉपर एक चीज़ लिखी होती है, इसको वो साइन करते हैं। सो उसमें नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन होता है उन पर्सन्स का जो वो साइन कर रहे हैं, और कितने शेयर्स उन्होंने कंपनी के खरीद रखे हैं। सो एक तरह से वो और सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं एक विटनेस के। सो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है।
नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि प्रमोटर प्रिपेयर करता है। ये किस में इंक्लूड है? कंपनीज एक्ट 1956 में। एक तरह से असिस्टिंग डॉक्यूमेंट है किसका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। क्या इंक्लूड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? इसमें कंपनी की इंटरनल रूल्स मेंशन करे जाते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो होते ही हैं, उन रूल्स को आगे असिस्ट किया जाता है एक तरह से। जैसे कि rules and regulations for attaining the objects stated in the memorandum of association and for running the affairs of the company smoothly are stated। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्ट्स को फिक्स कर रहा है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनके मोड्स, उनके वेज बताता है कि उनको अटेन कैसे करना है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंक्शनल एरिया को फिक्स कर रहा है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई करता है कि उस काम को कैसे किया जाएगा, स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या राइट्स हैं वेरियस पार्टीज़ के, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, इनके क्या राइट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। सो क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? क्या हो रहा है? हाँ, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच रूल्स ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड। कि जो ऑब्जेक्टिव्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किए जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आगे कैसे किया जाए वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होते हैं। बस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बार बार की नॉलेज दी जाती है, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे इंटरनल रूल्स मेंशन होते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट क्या क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, ये सब आप पढ़ लेना, पता होने चाहिए। कम से कम आप लोगों को 10-12 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, ये डिफरेंस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? लिमिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स एक्सप्लेन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सिर्फ एक एक्ट को सबऑर्डिनेट करता है, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक्ट भी और खुद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनीज के पास, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है, सारी की सारी कंपनीज करती हैं। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट फाइल अ सेपरेट सेट ऑफ आर्टिकल्स। कि जो पब्लिक कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसको अलग से आर्टिकल को फाइल करने की नीड नहीं पड़ती। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? रिलेशन बिटवीन कंपनी और आउटसाइडर्स। की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो ये है कि आउटसाइडर्स को पता लग सके, उनको एक प्रॉपर डिटेल नॉलेज मिल सके किसकी, कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गवर्न इंटरनल रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड मेम्बर्स। और भी पॉइंट आप ऐड कर लेना इसमें, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक वाइटल डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता। मैनी मैटर्स रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट। काफ़ी सारे मैटर्स जो होते हैं उनको कोर्ट की अप्रूवल चाहिए, पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये ईजिली ऑल्टर हो जाता है। कैसे? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पे। नेक्स्ट है थर्ड वन, प्रोस्पेक्टस। एक थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी को फॉर्म करने का। प्रोस्पेक्टस इशू करती है कौन? पब्लिक कंपनी, जो ऑब्टेन मनी फ्रॉम द पब्लिक से मनी लेने के लिए। तो जो इसके प्रमोटर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। कब इशू करते हैं? जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ये एक चीफ सोर्स है अट्रैक्ट करने का पब्लिक को अपनी तरफ, कंपनी के बारे में बताने का,
तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट की तरह ही काम करता है प्रोस्पेक्टस। स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है वो तो अपना बिजनेस तभी कमेंस कर सकते हैं जब उनको उनकी इनकॉर्पोरेशन हो जाए, पर पब्लिक कंपनी को कैपिटल कलेक्ट करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे कलेक्ट? प्रोस्पेक्टस को इशू करके। आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या है प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव? तो इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज कर सके। डिटेल दी जाती है अब सारी कंडीशंस की कि परचेज वो शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हैं, कौन परचेज कर रहा है? पब्लिक। उसमें सारी की सारी कंडीशंस की डिटेल दी जाती है। डिक्लेयर किया जाता है दैट द प्रोमोटर्स विल बी लाइबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। की प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसके लिए कौन लाइबल है? प्रमोटर। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, सिग्नेटरीज ऑफ द MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शेयर कैपिटल, मैनेजरियल, पर्सनल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये बहुत सारे हैं, सब इंक्लूड है। आपको इन सबके नाम पता होने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे ज़्यादा वो इतना कुछ नहीं पूछते। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या चीज़ है? जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता तो उसके बिहाफ एक स्टेटमेंट इशू की जाती है जो कि रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट की जाती है। कुछ कंडीशंस है इसकी। क्या कंडीशंस है? व्हेन अ कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज़ नॉट इशूड एनी प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इशू ही ना किया हो, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जा रही हो, जब होल कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑटोमेटिकली रिसीव हो रही हो, मतलब जितनी कैपिटल की ज़रूरत है वो खुद ही रिसीव हो रही हो, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई नीड ही नहीं होती। जब कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को पब्लिक से इशू नहीं करना चाहती, पब्लिक को इशू नहीं करना चाहती तब। और व्हेन द कंपनी हैज सोल्ड इट्स शेयर और डिबेंचर टू अ पर्सन, कौन से पर्सन को? एक सेकेंड। हाँ, व्हेन द कंपनी हैज सोल्ड इट्स shares or debentures to a person such as underwriters who will send them to the general public। एक ये भी पॉइंट है। जब कंपनी अपने शेयर्स को सोल्ड कर देती है, डिबेंचर्स को सोल्ड कर देती है, किस पर्सन को? अंडरराइटर्स को, जो कि आगे जनरल पब्लिक को सेल कर देते हैं। तो तब भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने की कोई इतनी नीड नहीं पड़ती। सो ये आपका ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पूरा चैप्टर हो चुका है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।